नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक महीने से सड़कों पर घूम घूम करके आज हम पहुंच गए हैं। इन तस्वीरों से ही आप समझ सकते हैं किस शहर का जिक्र हो रहा है। ये है काशी नगरी। एक महीने के बाद अलग अलग जगहों से आपके पास कवरेज लेके हम आए और अब 7वें चरण में मुकाबला है काशी का, पूर्वांचल का। यहाँ का मिजाज क्या है? देखिए, नेताओं से बात कर ली, सब लोगों से बात कर ली, गंगा के घाट पर बात कर ली और घाट के एकदम पास, अभी 80 घाट के पास हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, निर्मल गंगा बह रही हैं, घाटों का रेस्टोरेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है। नेता लोग तो अपनी बातें कहते हैं। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कुछ नहीं हुआ, भाजपा का ये कहना है कि विकास हुआ। लेकिन जैसे हमने कानपुर में किया, प्रयागराज में किया, हमको लगा कि 7वें चरण में बनारस में भी वो करना जरूरी है। और वो है इस प्रदेश के युवाओं से बात। उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। यंग वोटर्स का प्रदेश है। यंग वोटर्स बहुत ज़्यादा भी हैं, बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। उनके दिल में क्या है, तो आइए शुरू करते हैं काशी से मुकाबला। So we have a bunch of youngsters right here. I want to introduce them one by one. Thank you very much for joining us. A huge mix, बहुत ही भव्य आयोजन लग रहा है, तो बिल्कुल एकदम रैली जैसा हो गया। Thank you so much for coming. I hope that you will express yourself. अपना मताधिकार का प्रयोग आप 7 तारीख को करेंगे, लेकिन मन से आपको क्या लगता है उसका जिक्र यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? बेसिकली मुद्दे ये हैं कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेवलपमेंट, जो जहाँ का रोड्स एंड बाकी घाट की सफाई, वो तो लाइक हमेशा हर इलेक्शन का मुद्दा होता है। बेसिकली वाराणसी में तो सबसे ज़्यादा ही होता है कि घाट की सफाइयाँ और गंगा के कितना वो है। एंड बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बीएचयू बहुत बड़ा पार्ट है वाराणसी का, तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के मतलब स्टडीज़ में उनको क्या चाहिए, तो लाइक एजुकेशन, जो एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन सिस्टम है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका मुद्दा क्या है? हमारे लिए तो ये है कि युवा के तरफ ध्यान दिया जाए, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, और हमारे जो डेवलपमेंट, जैसे हमेशा यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो रिलीजियस है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एंड द फोकस शुड बी ऑन द इंस्टीट्यूशंस एज वेल, बिकॉज द डेवलपमेंट विल सी व्हेन द स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड, द कंट्री विल बी रिकॉग्नाइज एज अ डेवलप्ड कंट्री व्हेन देयर स्टूडेंट्स, देयर citizens will develop. ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा कि रिलीजियस इकोनॉमी बहुत मायने रखती है, और आपका ये कहना है कि जो भी विकास हुआ है वो धर्म के आधार पर विकास हुआ है, या धर्म संबंधित विकास हुआ है, वो समूचा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर चीज़ को इंक्लूड करे, सिर्फ धर्म को इंक्लूड ना करे। करेक्ट? कोई इससे अग्री नहीं करता आप में से कोई, जिसको लगता है कि नहीं, हर तरीके का विकास होना चाहिए? आपकी क्या राय है? सर, आई थिंक कि चौतरफा होना चाहिए। एक तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली नेशन इकोनॉमी से, डेवलपमेंट से नहीं होता है। उसके कुछ कल्चर होते हैं, कुछ एथोस होते हैं, वो अगर कंट्री में नहीं रहेंगी, और स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो आई थिंक कंट्री रिकॉग्नाइज इंडिया जैसे नहीं की जाएगी। बनारस हैज टू बी एवरीथिंग, रिलीजियस भी हो और भी हो। यस, डेवलपमेंट। बनारस को सिर्फ डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं जाना जाएगा। बनारस को इसके घाट के लिए, इसके मंदिरों के लिए, इसके कल्चर के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है और जाना जाता रहेगा। आप मानती हैं इस बात को? Yes, I'm totally agree with him. आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? So for me, the issues are education of the youth of this country and the infrastructural development more than religion, caste, creed. For me, I think education is the issue that I am speaking for. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये हम कानपुर गए, इलाहाबाद गए, प्रयागराज, माफ़ कीजिएगा, प्रयागराज गए क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको इलाहाबाद बुलाते थे। उनका ये कहना था कि प्रयागवासी हम ज़रूर हैं, लेकिन शहर इलाहाबादी है। वैसे बनारस के भी कई नाम हैं, काशी है, वाराणसी है, बनारस है, समझ में नहीं आता क्या बुलाएं, लेकिन तीनों चीज़ें बुला देंगे। पर ये जो बात है कि एजुकेशन सबसे मायने रखता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी यूक्रेन के जो छात्र जो वापस आए, प्रधानमंत्री उनसे बनारस में मिले और उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें कि बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े।
अगर इतना अच्छा होता तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये इतना ज़रूरी मुद्दा है तो आपको लगता है इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, या अगर नहीं लड़े जाते हैं तो क्यों? So first of all, if I talk about education, उससे रिलेटेड इश्यूज जो सबसे पहला आता है वो ब्रेन ड्रेन, एज यू टॉक्ड अबाउट इट, कि ब्रेन ड्रेन हो क्यों रहा है हमारी कंट्री में। सो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट स्कीम पे जाना पड़ेगा कि स्कीम्स तो बन रही है हमारी कंट्री में, लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन पोर डाउन तक हो रहा है, क्या एकदम निचले तबके तक जा रहा है। अभी जो नीट का इशू चल रहा था उसमें हमारे जो नालसार के हेड हैं डायरेक्टर, ही हैज़ वन वेरी मेजर इशू ही हैड रेज्ड कि नीट में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, अगर आप प्योरली इंग्लिश मीडियम बना रहे हो जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का पैटर्न चल रहा है, तो क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, क्या उसे वो क्वालिफाई कर पाएंगे? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि ये, अभी मैं 4 लोगों से बात कर चुका हूं और सब मानते हैं कि एजुकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, आप में से कितनों को लगता है कि चुनाव में एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी द बिगेस्ट प्रायोरिटी? किसको लगता है? तो इन अ शो ऑफ हैंड्स आप देख सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है देश के युवा के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप में से किसको लगता है कि ये चुनावी मुद्दे होते हैं चुनावी मुद्दे? 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। हाँ, नहीं होते। हाँ, ये मुद्दा कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं, क्योंकि छात्रों के पास कोई अपनी राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं है। छात्र का कोई संगठनात्मक अस्तित्व तो है नहीं। छात्र ऐसे ही हर पार्टी का छात्र संघ है, वो सब राजनीति है। वो तो ऊपर से तय होता है कि कौन बनेगा संगठन मंत्री, कौन बनेगा महामंत्री। वो छात्र को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। टू डिफर ऑन दिस पॉइंट, दैट इज टू से कि पहली चीज़, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में जो सोल पर्पज है एजुकेशन इम्पार्ट करना है, अगर उसमें पॉलिटिकल इन्फ्यूजेस आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, लॉन्ग टर्म में क्रिएट करेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस आप इनके पॉइंट पे बोल रहे हैं कि कोई संगठन ना बने, छात्रों का संगठन ना बने। और दूसरी चीज़, रही बात भारत देश की, यहाँ पे हमेशा 2 माँ ने दो माँ शब्द ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, मंदिर और मंडल। हमेशा जो भी पॉलिटिक्स राजनीति है, मंदिर और मंडल से उठ के होनी चाहिए, ताकि और भी इशू सामने आए। शुरुआत से हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी इलेक्शन होने जा रहे किसी फेज में, हमेशा 2 इशू सामने रहे हैं, मंदिर या मंडल, कुछ भी रहो। यहाँ पर भी रहे, संभवतः यहाँ भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ रहे हैं कि यहाँ पर हर तो आप मानते हैं कि भले ही युवा वर्ग के मुद्दे विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, लेकिन चुनावी मुद्दा कुछ और हो जाता है। समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, चुनावी मुद्दा नहीं है। ये समस्याएं हैं जो मुद्दा कहीं बनी नहीं पाती हैं, और ये समस्याएं आज से नहीं है, ये रही हैं। भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भी थी और उसके बाद भी रहती आई हैं। सब लोग बोले गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी नहीं हटी, तभी कांग्रेस ने बोला गरीबी हटाओ, आज भी वही गरीबी हटा रहे हैं। इकोनॉमी एक मुद्दा रहता ही तो 1991 के बाद पीसी नरसिम्हा राव जो है तो 96 में चुनाव हार गए। तो इकोनॉमी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव के टाइम पे आप यूपी का ही देख लो, 2007 में मायावती का कहना था मैंने इतने एक्सप्रेसवे बना दिए, चुनाव हार गई। अखिलेश यादव ने बोला हमने लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बना दिया, चुनाव हार गए। अब ये इस सरकार ने क्या एक्सप्रेस बना है, देखते हैं ये जीतते हैं कि हारते हैं। इस पे कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं। लेकिन आपको लगता है विकास एक मुद्दा नहीं बन पाता? जैसे अभी की जो सरकार है उसका ये कहना है कि पूर्वांचल में इस बार जात पात की राजनीति होगी ही नहीं, इस बार विकास की राजनीति होगी। कहीं ना सर, ये सर मुद्दे तो जरूर हैं, क्योंकि लेकिन वोटिंग टर्नआउट कभी विकास पे नहीं हुआ, जाति समीकरणों पे होता है। जैसे आपने देखा कोलिशन हो रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चले जा रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है, ओम प्रकाश राजभर किसकी तरफ जा रहे हैं वो दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं और वोटिंग इसी पे हो रही है। विकास और ये शायद बात करने के लिए क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है? शायद सर माइंडसेट, थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल, या फिर जो चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं अपना हित देखते हैं, जो छोटे लेवल पे बड़े लोग हैं, और वो लोग लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इनको वोट करें। How many of you think that this is because of lack of education? या जानकारी के अभाव की वजह से ये हो रहा है, आप मानते हैं? द मेजर इशू इज कि इस डेमोक्रेसी इज ऑलवेज सबसर्वेंट टू द वॉइस ऑफ द पीपल। जब लोगों को आप बोलना सिखाओगे तो जानेंगे कैसे वो? उन्हें पहले जानने तो भी बोलने का मौका दो। हमेशा उनके राइट्स और चीज़ों को कर्व किया गया है, जिससे कभी बोल ही नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह से चीज़ें क्या होती है, उन्हें के दिमाग में जो भी इन्फ्लुएंस करके भरा जाता है वो वही चीज़ें इंश्योर करते हैं। जैसे कौन भर रहा है आपके हिसाब से, कौन भर रहा है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। हाँ, आगे आइए, क्या बोला आपने?
सर मेनली सोशल मीडिया से सब लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि जो है कभी जैसे अभी सर ने बताया इन्होंने एक चीज बोल दी वो सर सब फॉलो करेंगे, फिर कोई और आके कुछ बोल देता है, तो सर सोशल मीडिया मेनली सबको मैनिपुलेट कर रहा तो सर तो कौन सोशल मीडिया कौन मैनिपुलेट करता है? सारी पार्टीज करती हैं या कुछ पार्टीज करती हैं या कोई बहुत ज्यादा करती है? सारी पार्टीज के आईटी सेल है, सारी पार्टीज के आईटी डिपार्टमेंट हैं। हाँ सोशल मीडिया पे बस एक पार्टी का मोनोपोली है इंडिया में, और वो है भारतीय जनता पार्टी। कुछ सर महारथी हो चुके हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखना शुरू हो रहा अच्छा, कुछ सीखना शुरू कर रहे हैं, जो और पार्टियां हैं वो सीख रही हैं। है। जैसे बसपा जैसे वो शुरू कर रही है। गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना, ये राजनीति गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इस तरीके से राजनीति थोड़ी होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए जमीनी स्तर पे। सोशल मीडिया पे कौन सी राजनीति होती है? वहाँ किसके हक की बात हो रही है? आपस में फालतू का टूल किट और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों पे बात हो रही है, जिनका एक बनारस में एक जो रिक्शे वाला है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बनारस में जो रिक्शा वाला है, बनारस में जो मलइयो बेचने वाला है, उसके हक की जो बात होगी वो सोशल मीडिया पे थोड़ी लड़ी जा सकती है। उसके हक की बात उससे मिलके उसके सामने। आपको लगता है सोशल मीडिया को यूज करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि ये मोबिलाइज करने में आसानी होती है कि आप अपना इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूथ वहीं पे है एंड इस समय जो वोटर्स के लाइक जो वोटर्स हैं वो मतलब बेसिकली यूथ को फोकस करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो जो रिक्शा वाला है, जिसको यहाँ पर मैंने नया नया टर्म सीखा है अभी, यहाँ पर ई रिक्शा को टोटो कहते हैं, तो टोटो चलाने वाला जो है उसका मुद्दा क्या सोशल मीडिया उठा रहा है? आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, I think that yes, we can blame the political party to an extent, but we cannot put all the blame to the political parties because education, being educated is one thing, but being politically aware is another thing. So people are here, they are educated, literacy rate has increased, but people don't want to get involved into politics because they खराब चीज लगती है। they think politics is a dirty game. But the point is, once you are educated, then you can have the liberty to have political awareness, political opinion. So education is kind of an enabler to a person having some political opinion. So education is someone to make you aware about something. Everyone has its own political inclination. My father is educated, but he is not politically active. यूनिवर्सिटीज में तो ज्यादा कास्ट बेस्ड बातें हो रही हैं। आप देखेंगे जातिगत बातें यूनिवर्सिटीज में ज्यादा हो रही हैं। आप किसी जातिगत विशेष टिप्पणियां की जाती हैं कई बहुत से यूनिवर्सिटीज में। हाँ, और उसका कारण क्या है? आपने जैसे पूछा कि जातिगत क्यों हो रहा है, कास्ट बेस पे इलेक्शन क्यों रहे, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज है कहीं ना कहीं तक उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। आप नेशनल पार्टीज को देखेंगे तो वो डायरेक्टली जातिगत राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन आप चाहे सपा देख लीजिए, चाहे बसपा देख लीजिए, चाहे आरजेडी। ये सवाल ये भाजपा भी आती है जातिगत राजनीति में। कौन मानता है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है? हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनका ये मानना है। हाँ, करती है। जहाँ पे नेशनल लेवल का इलेक्शन होना होगा वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाएगी। जहाँ पे उत्तर प्रदेश का चुनाव होना होगा वहाँ पे यादव और ब्राह्मण की बात आ जाएगी। तो ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स इनकी है, हर तरीके की पॉलिटिक्स। एक सेकंड, आप कुछ कहना चाहते थे, आइए। So I wanted to say that there is lack of independent taking decision by women. Like we all know that the 50% of the total populations are represented by women, but they are not being given equal opportunities. रिजर्वेशन जो लोकसभा पे बात की जाती है कभी नहीं होता है। आप लोकल बॉडीज में 33% भी नहीं दे पा रहे हैं बहुत से स्टेट्स में, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने बोला 40% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए टिकट में। कितने लोग हैं जिनको ये कांग्रेस की ये बात पसंद आई? बात देखने में विनेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। आप देखेंगे उन्होंने टिकट जो दिया है कौन जीत रहा है उनमें से? आप लड़कियों लड़ सकती हो तो कह रहे हैं, लेकिन आपका जो पोस्टर गर्ल थी वो तो बीजेपी में शिफ्ट कर गई। रीजन क्या है? एक करके कांग्रेस जो 40% दे रही है लड़कियों को, ये अगर पंजाब में देती तब उसका कोई महत्व था। ये सवाल पूछा। यहाँ एक सीट मिलने वाला नहीं है, आप कितना भी दे दें क्या फायदा? ये तो बस यूपी में सर प्रधान पति और विधायक पति वाला जो कॉन्सेप्ट है कि महिलाएं भले ही टिकट देकर उनको जिता दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष ही कंट्रोल। कोई इंडिपेंडेंट महिला, कोई विधायक आपको उत्तर प्रदेश और आपको नहीं लगता है कि अभी भी वो बदला है? नहीं, बदला नहीं है, और ये मुझे लग रहा है बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस बार ये बात बहुत हुई कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से और उसको लेकर के खासी राजनीति हुई। बीएसपी भी उसको लेकर के राजनीति कर रही है। तो ऐसे में राजनीति कौन कर रहा है? क्योंकि देखिए बीएसपी की तरफ से अगर आप पूछे, मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि वो इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी
और अगर हम उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? गलत नहीं अगर आप किसी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पटेल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे इस समय नॉन यादव ओबीसी का काफ़ी यूपी में इन्फ्लुएंस चल रहा है, क्योंकि थोड़ा यादव पोस्ट एसपी गवर्नमेंट की बात से नॉन यादव ओबीसी को, क्योंकि बीजेपी का एक चंक वोट कहीं ना कहीं माना जाता है, ताकि 2017 या जो 22 का चुनाव था उसमें काफ़ी बीजेपी को इससे हेल्प मिली। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये खास मुद्दा रहता है कि नॉन यादव ओबीसी को अपनी तरफ करने का, ताकि क्योंकि मुस्लिम्स तो पहले से भी साफ नहीं है, और कुछ ना कुछ बीएसपी का वोट भले ही आया है, लेकिन नॉन यादव ओबीसी जो इस समय कोर वोटर है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं आप भी अलोंग कास्ट लाइंस ही बात कर रहे हैं, हाँ? नहीं सर, वो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी आपके हिसाब से यही है, कास्ट। अच्छा ये देखिए, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इससे पहले हमने जो शो किया वो था कानपुर में। कानपुर पूर्वांचल में नहीं, अवध में आता है। दूसरा हमने युवा के साथ जो शो किया वो था प्रयागराज में, वो भी अवध में आता है। ये पूर्वांचली धरती है और कहा यह जाता है पूर्वांचल में न हिंदू न मुसलमान, यहाँ पर जातीय गणित चलती है। तो आप सहमत हैं इस बात से? सर जातीय गणित का डायरेक्ट इसमें इन्फ्लुएंस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे जो बेसिकली पूर्वांचल जो है बहुत इन्फ्लुएंस रहता है सर एक थॉट प्रोसेस से, जो कि डिपेंडेंट है कि किस तरीके के लीडर्स हैं यहाँ पे। क्योंकि सर लीडर्स वाला जो पॉइंट आता है यहाँ पे पूर्वांचल में, पूर्वांचल इज द लीडर हु कैन फेवर यू, the people who here are more inclined towards the leader who can favor them. अभी इलेक्शन कैंपेनिंग और ये सोशल मीडिया को मतलब जो इंटायरली ब्लेमिंग चल रही है वो सही नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट लीगल फ्रेमवर्क जो कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए यूज़ होता है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है अभी हमारी कंट्री में। इसीलिए पॉलिटिकल बोर्ड सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। रशिया का मैनिपुलेशन हो रहा है इलेक्शंस में, यूएस में हो रहा है, वो इंडिया में भी यूज़ हो रहा है। इट्स मोर बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि बोर्ड सिस्टम किस तरीके से मैनिपुलेटिवली यूज़ किया जाता है। कोई चेक बॉक्स नहीं है, कोई भी उसे अपने हिसाब से वोट काउंट बढ़वा सकता है, उसको उसके मतलब प्रोपगेशन बढ़वा सकता है। तो उसमें कोई चेक ही नहीं है अभी हमारे पास। तो इसलिए इंटायरली ब्लेम कर देना कि सोशल मीडिया ही सब कुछ गलत कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो लीगल काम, ये रेगुलेशन, लीगल रेगुलेशन लाना भी तो काम गवर्नमेंट का ही है। रेगुलेशन की जहाँ तक बात है, ऐसे तो बिल भी हमने पेश कर दिया है फीमेल एज रेज करने के लिए 18 से 21। इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो ये तो कोई भी बिल ला सकते हैं अगर अनलेस ये लोग। मेरा वही पॉइंट है ना कि बिल लाने से और लॉ पास करने से नहीं होगा। अगर बिल आ जाएगा तो कल के दिन आप भी कहेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा रहा है। हाँ तो वो भी जरूरी है ना, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाता है तो पहले बिल फार्म लॉज को जिस तरीके से पास किया गया, सबने देखा किस तरीके से राज्यसभा में पास किया गया, और एक साल बाद उस फार्म लॉ का हुआ क्या? फार्म लॉ के लिए लोगों को मनाया गया, लोगों ने फिर बाद में मोदी जी ने खुद कहा है कि फार्म लॉ हम लोगों को नहीं मना पाए इसलिए वापस ले रहे हैं। लेकिन ऐसा है, वो उनका एक कहना है, एक प्रक्रिया है ना, आप पहले बिल पास कर दें और उसके बाद बोले आओ अब समझौता कर लें कि इसमें से क्या हटा है। प्रोसीजर ये है कि आप पहले समझौता कर लें और उसके बाद बिल पास करें। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले बातचीत होनी चाहिए ना, उनकी क्या परेशानी है उनको समझना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या कहते हैं आप, राकेश टिकैत जी ही नहीं, आप उस चीज में जा ही नहीं रहे हैं। ये काम गवर्नमेंट का है कि वो रिकॉग्नाइज करें कि इस चीज में, इस पर्टिकुलर बिल में कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए वो काम हमारा नहीं है। हमारा बस कहना ये है कि जब भी कोई लॉ पास होता है, जब भी कोई बिल टेबल होता है, तो ना स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। आप देखिए कांग्रेस के समय पे ऑलमोस्ट 60% जो बिल्स थे वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू होके जाते थे। इस गवर्नमेंट में ये जो आंकड़ा है ये 28% है। अगर अपोजिशन वहाँ पर रेकों में खड़े होके बवाल नहीं मचाएगा तो जाता स्टैंडिंग कमेटी में। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप क्या कहते हैं बाहर गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठ जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं करती थी? बीजेपी के नेताओं ने तो बोला था कि प्रोटेस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल प्रोटेस्ट है, लेकिन आप माइक फेंकेंगे, आप कागज फेंकेंगे, फिर स्पीकर अगर आपको चेयरमैन अगर आपको क्या कहते हैं सस्पेंड करेगा, फिर आप दोबारा गांधी जी के पास तब जा रहे हैं। आप गांधी जी की मूर्ति तब याद आ रही है आपको, अंदर आपको याद नहीं आ रही है। कोविड एक मुद्दा बना, बहुत अच्छे से बना है वो, हर एक स्टेट पे। जैसे बीजेपी का ये कहना है कि कोविड मुद्दा ही नहीं था, हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। ये तो आप पुराने सारे हिस्ट्री रिकॉर्ड्स जाके देख लें, गंगा जी के पास जाके देख लें, डेड बॉडीज देख लें, जितने वो लोग प्रयागराज में अभी भी घाट किनारे कब्रें पड़े हुए हैं, वीडियोस हैं। मुद्दा तो मीडिया बनाती है। मीडिया क्या बात हुई? मीडिया जो दिखाएगी वो थोड़ी बहती हुई लाशें बनाई हैं। मुद्दा फैक्ट था वो मिसिंग है। फैक्ट पहली चीज ये, जो एक लोग थे जिन लोगों ने अपनी बॉडीज, जो फैमिली मेंबर्स थे उनको छोड़ दिया था, जो लोग शमशान गृह वाले थे उनके साथ, उन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है। मैंने खुद विटनेस किया, मैं खुद एक जगह अगर गया था, मैं विटनेस किया, जिस जगह ऐसी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। मतलब इसमें आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं अपनी खुद की फैमिली की बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। डिनाई नहीं कर सकते हैं ना कि ये गवर्नमेंट की कंप्लीट फेलियर थी पूरे कोविड पीरियड में, कंप्लीट फेलियर थी। जो मेन मुद्दा जो मैं डिस्कस करना चाहता था, एक तो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि घर में सब लोगों के अपने अपने ओपिनियन हो गए हैं। टू थिंक कि एक पूरा परिवार और घर की महिलाएं
बिल्कुल उसी आधार पे वोट करेंगी जिस तरीके से घर के पुरुष वोट कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस मिथ इज ब्रोकन? और ये किसको एडवांटेज देगा? यू थिंक वुमेन आर मोर अवेयर वोटर्स नाउ? सर अगर सिचुएशन पिछले एक डेकेड में देखी जाए, इट हैज़ चेंज्ड. विमेन हैव अ स्टैंड नाउ. लेकिन एज अ वुमेन इफ आई से कि व्हाट आर द पॉलिसीज दैट आर अपीजिंग टू मी करेंटली, जैसे वेलफेयर स्कीम्स में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऑल दैट बेनिफिशरीज, वन विमेन सेंटर स्टॉप नेशन, दीज स्कीम्स आर डेफिनेटली अपीलिंग टू मी एंड आई ऑल्सो सी द बेनिफिशरीज देयर. लेकिन ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनकी वजह से सिर्फ मतलब आई वोंट गो एंड वोट, ये अपीलिंग है डेफिनेटली मेरे लिए. और ये मेरे लिए कोई भी एक सेंटर गवर्नमेंट के लिए मेरा ऑप्शन चॉइस नहीं बन जाएगा वो, कि सिर्फ ये इश्यूज अच्छे हो रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपका ये कहना है कि जो वो कर रहे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ गवर्नमेंट. इसका ये मतलब नहीं है कि हम जाकर के उनको वोट दें. That doesn't make, मतलब ये पॉइंट्स अच्छे हैं. I think the major issue is the safety, women's safety in this country. So women voters are more aware towards the safety. अगर महिलाएं सेफ रहेंगी तभी तो वो वोट कर पाएंगी. अगर वो घर से निकलने से अगर वो फील कर रही हैं कि हाँ हम सेफ होंगे, तभी तो वहाँ तक पहुँच पाएंगी ना, वहाँ जहाँ पे केंद्र है वहाँ जाके वोट करेंगी. तो मेजर इशू ये होना चाहिए कि सेफ्टी को देखा जाए, महिलाओं की सेफ्टी को देखा जाए. जितने ये सब जो एक्ट्स आए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स आई हैं, वो सब तो हैं, वो ऑन पेपर हैं. व्हाट इज इन द रियलिटी, दैट्स मैटर मोस्ट. सर अगेन what appeals to the what is the issue that matters to the women voters? सर जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वुमेन्स की से बेसिक जो अभी मेन मुद्दा है, एज अ गर्ल मेरे लिए वुमेन सेफ्टी है. मैं रात में 10 बजे बाहर निकलूं तो मैं सेफ फील करूं. तो इस फ्रंट पे आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में which government has परफॉर्म बेटर? क्योंकि दावा ये किया जाता है कि बीजेपी ने इस चीज़ को पिछली सरकारों के मुकाबले दुरुस्त किया. ये दावा है सरकार का. सर आई डोंट थिंक सो. लाइक ऑब्वियसली वो रेट कम हुआ है, बट जब आप बहुत सारी चीज़ें तो रिपोर्ट तक नहीं होती हैं. अगेन लाइक वुमेन के साथ अगर कोई बदतमीजी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बहुत बार तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं. अवेयरनेस भी नहीं है उतनी ज़्यादा. वो घर पे आप जाएंगे, आप बताएंगे तो वो बोल देंगे रहने दो, छोड़ो, जाने दो. तो सबसे पहले अगेन जो मेन मुद्दा वो एजुकेशन आ जाता है. एंड एजुकेशन एंड हेल्थ, सारी चीज़ वहीं आके अटकती है. आपका क्या ओपिनियन? So for me, the issues pertaining to women are education, empowerment of women, safety of women. I think empowerment कहीं ना कहीं आ जाती है जब women are educated, they are aware. So I think changes हुए हैं, but the process is literally very slow. So we need to work on this area a lot more. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद. यू गाइज वर लवली. बहुत बढ़िया लगता है आप लोगों का ओपिनियन जान के. एंड दिस इज द थर्ड सच एडिशन दैट वी हैव डन. और आई विल गो बैक एजुकेटेड. आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. जितने पैसे आते हैं उसमें से मैक्सिमम पैसा बस इसलिए खर्च होता है कि वहाँ बैनर लगवा दो, यहाँ पोस्टर छपवा दो, वहाँ पे ट्विटर पे एक थ्रेड चलवा दो. तो मुद्दा ये है कि ये गवर्नमेंट डे 1 से यही कर रही है कि जितना हम काम करेंगे नहीं, अगर हम 2 लिखेंगे बताएंगे हम कि हम 6 लिख के आए हैं. इसका कारण ये है कि इतने चुनाव देखने के बाद लोग समझ गए कि सिर्फ अच्छे काम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते. कि चाहे वो मनोज सिन्हा जी की सीट रही हो, बहुत काम कराया लोग. मुझे नहीं लगता कि चाहे किसी भी पार्टी से रहा हो. गाजीपुर से मैं हूँ और गाजीपुर से वो हार गए. तब अब आप देख सकते हैं उन्होंने पूरा बिल्कुल चेंज कर दिया गाजीपुर का. गाजीपुर की हालत पूरी चेंज हो गई. जैसे आपने पूछा कि नेशनल या फिर इस लोकल इश्यूज में, सर लाइक अभी यहाँ पे यूपी इलेक्शंस में यूक्रेन का इवैक्यूएशन डिस्कस करना, यहाँ पे नेशन वाइड कोविड मैनेजमेंट डिस्कस करना, बीजेपी पार्टी जो कि सेंट्रल में है, सर एक अलग इशू है. आपको सेंटर में वोट करने का मौका मिलता है तब आप सेंट्रल इश्यूज पे ध्यान दीजिए, आप नेशनल इश्यूज पे ध्यान दीजिए. अभी यूपी की बात हो रही है. आपका सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं उनका एजुकेशन. दूसरी चीज, यूपी में एम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइक नोएडा, दिल्ली के साइड में, गाजियाबाद में. पूर्वांचल की जहां पे आप बात करते हैं लोकल इशू में, पूर्वांचल में आपको क्या एम्प्लॉयमेंट दिखता है एमएनसीज का?